चलो भाई क्लास अब बोर्ड पे देखो भाई। हाँ भाई यश बड़ा जल्दी आया। वो चैप्टर निकल गए। ईशा बंद कर रहे यार गेट एक बार। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गए तो शुरू करते हैं जल्दी से। सो गाइस हमें स्टार्ट करना है आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 5 वर्ष के बाद ही चलता है पहले कुछ चैप्टर देखो इंटरलिंक्ड है तो पहले इनवर्स बनता है उसके बाद ही आप 5 पे जा सकते हैं तो नहीं कर पाएंगे। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर गाइस देखिए चैप्टर पहले बहुत बड़ा था और पहले बहुत भारी भरकम भी था। इसमें कंटेंट काफी अच्छा आया करता था बट सिलेबस इसका काफी सारा डिलीट कर दिया, पोर्शन डिलीट कर दिया, अभी आसान हो चुका है। मतलब अब इसमें चीजें बहुत मिनिमल है, ज्यादा नहीं है। पहले बहुत कुछ इसमें पढ़ाना पड़ता था, अब नहीं है। चलो लेकिन है क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? नाम बिल्कुल इसका ट्रिग्नोमेट्री के विपरीत दिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा बेसिकली क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना, कुछ ऐसे ही बोल दिया। अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। पहले तो मुझे ये बताइए सब बच्चों को जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज पता है, अलग अलग डिग्रीज, अलग अलग रेडियस पे है। थोड़ा सा ये शुरू करने के लिए हमें पहले 11th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता होना चाहिए। सो गाइस बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को पहले मुझे जल्दी जल्दी बता दो, हल्का सा हम याद कर लेंगे इसको। अभी वो चार्जिंग हो रहा है। अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर मेरे सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और जो मैं ये बातें बोलूंगा ये मेरे को लगता है फैमिलियर है आप लोगों के लिए। 11th में इतना ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने करा है कि तुम्हें पता हो कि हमें अपने क्वाड्रेंट सिस्टम को, अपने एंगल सिस्टम को बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, देखो ना ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री। सिंपल है ना, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मुझे बताओ जरा, ये तो डिग्रीज में बात करिए, अगर मैं इनको रेडियंस में बात करूं तो जैसे कि भैया डिस्टेंस में आप मीटर भी एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, मिलीमीटर भी एक यूनिट है, तो एंगल्स में बेसिकली हम लोग डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं और किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियंस में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, अभी लिखो मत। सो डिग्रीज और रेडियंस में क्या रिलेशन होता है भैया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो मुझे बताना जरा क्या रिलेशन है। 6.28 रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्रीज। ये पता है कि नहीं पता? अरे तो होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो रेडियन थोड़ा सा बड़ा यूनिट है क्योंकि 6.28 रेडियन में 360 डिग्री कवर हो जाती है। लगभग एक रेडियन कुछ 57-58 डिग्री की रेंज में होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? और इसी को तुम लोगों ने लेकिन पता है कैसे लिखा हुआ है? 6.28 को तुमने कैसे लिखा हुआ है? तुमने लिखा हुआ है 2 पाई करके। कैसे करके? तो जिन बच्चों को डिग्री रेडियन ज्यादा नहीं बताना, बस उतना ही समझ लीजिए कि डिग्री एंगल की 2 यूनिट्स है, एक डिग्री और एक बोलो क्या, रेडियन। और जिसमें 6.28 रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्रीज। अब 6.28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into पाई। अरे भाई सिंपल सी बात है, 6.28 का मतलब 2 into पाई, पाई का वैल्यू कितना, 3.14 ना। सो वही मतलब आएगा। सो 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। सो मुझे बताना जरा, पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। और ऐसे मैंने सभी डिग्रीज को रेडियंस में भी देख लिया। जैसे कि बहुत कॉमन मुझे बता दीजिए, जैसे 180 डिग्री कितना आएगा, तो 90 डिग्री कितना आएगा। सो 90 डिग्री होएगा पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे मुझे बताओ 60 डिग्री कितना आएगा, 180 का 1/3 कर दो, वो कितना आएगा, पाई बाय 3 आएगा। अरे नहीं यार ये बात समझिए, बहुत सिंपल चीज सिखा रहा हूं बच्चों में, बेसिक बातें कर रहा हूं बिल्कुल। उसके बाद बच्चों 45 डिग्री कितना आएगा, 90 का आधा, बेसिकली 180 का 1/4 आ जाएगा। सो पाई बाय 4 आ जाएगा। मैं बोलूंगा 30 डिग्री, तो 180 का 1/6 है। सो पाई बाय 6 रेडियन। तो ये बातें तो भैया 11th क्लास की हैं। और अगर 0 डिग्री बोलेंगे तो उधर भी 0 ही रेडियन होगा, क्योंकि जब डिग्री कुछ नहीं है तो रेडियन भी कुछ भी नहीं होगा। सो गाइस आप ये समझ लीजिए कि एंगल्स डिग्रीज में भी काम कर सकते हैं, हमारे लिए रेडियन में भी काम कर सकते हैं। और अगर मैं अब इनको यहाँ पर रेडियंस की पोजीशंस पे लिखूं तो 0 को 0 ही लिखेंगे, 90 को बोलो कितना लिखेंगे, पाई बाय 2 रेडियन। इसको बोलो कितना लिखोगे, पाई। इसको बोलो पाई बाय 2। देखो खुद से, अगर वो पाई बाय 2 है तो इसका 3 गुना है, 3 पाई बाय 2 ना। और ये बेसिकली 360 जो होगा वो 2 पाई होगा, 6.28 ही होगा। तो रेडियंस में मैंने डाल दी वैल्यूज, है ना, क्लियर है। अब बताओ जरा, अगर एंगल बच्चों हमारा इतने से इतने डिग्री के बीच में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इतने से इतने बोलोगे सेकंड, इतने से इतने बोलोगे थर्ड, और इतने से इतने में क्या बोलो, फोर्थ। ये भी क्लियर? और क्या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी क्लियर है ना? जो भी बातें कर रहा हूं मैं, अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं 11th क्लास की बातें कर रहा हूं।
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या मतलब है आफ्टर का मतलब बोलो, ए का मतलब क्या बोलो ऑल पॉजिटिव, मतलब अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और अगर इधर होते हैं 90 से 180 में तो sin थीटा और उसका रिवर्स यानी cosec थीटा, है ना। यहाँ पर बोलो tan थीटा और cot थीटा, और यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा। तो किसी को भी अगर 11th वाले एस्पेक्ट में दिक्कत लग रही तो मुझे अभी रोक देना कि सर मुझे दोबारा बता दो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें अगर आती हैं तो हम इस स्पीड में स्पेस में बात कर सकते हैं आप लोगों से। क्लियर है कि नहीं? पक्का सबको क्लियर है ये चीजें? तो कोई नंबर क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें सब आ रहा है जो बोल रहे हैं। 0 डिग्री यहाँ बोलो, 30 डिग्री यहाँ बोलो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैसे 12th क्लास के बच्चों को नहीं 20 की बात है ना, ये बनाना मतलब कोई बनता नहीं है ना, लेकिन पता होना चाहिए वैल्यूज, क्योंकि अभी जो हमारी पहली एक्सरसाइज है ना वो इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। इनकी वैल्यूज के बिना हमारा पहला एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बोलूंगा बच्चों ये याद रख लो, तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आप लोगों को। चलो बताओ 0 पे कितना होता है? 0। अच्छा डिग्रीज में रेडियस में बात करेंगे तो बोलो 0, बोलो इसको कितना बोलेंगे π/6, इसको बोलो कितना π/4, इसको बोलो कितना π/3, और इसको बोलो कितना π/2। चलिए सो 0 1/2 0 सॉरी अब बोलो वो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसमें। सो 1√3/2 10 होता है sin थीटा बाय cos थीटा ना, तो 0/1 0 आ जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, 1/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नहीं बेसिकली नॉट डिफाइंड बोलते, चलो इंफिनिटी भी लिख देंगे कोई नहीं। चलो cosec क्या होता है? sin का उल्टा। अब रेसिप्रोकल मतलब कि 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब 2√2 और 1 का उल्टा 1, फिर sec होता है cos का उल्टा, 1 का उल्टा 1, 2/√3 है, पूरा उल्टा उतार दो उसको 2, और देखो 0 का उल्टा आएगा 1/0, बेसिकली 1/0 कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। अब जो हमारा cot होता है वो 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा बेसिकली 1/0, सो नॉट डिफाइंड √3 1 and 1 में नॉट डिफाइंड, दैट इज 1/0 सॉरी 1 में इंफिनिटी, 1 में इंफिनिटी क्या होगा? 0 हैं, 0 होएगा बच्चों। 1 में इंफिनिटी क्या होएगा? 0 होएगा। क्यों भाई? क्योंकि 1/0 कितना होता है? 1/0 कितना होता है? 1/0 कितना होता है? इंफिनिटी। सो 1/इंफिनिटी कितना होएगा? 0 होएगा। अरे नहीं आएगा समझ, देखो ना 1/0 बच्चों 1/0 इंफिनिटी, अगर मैं इंफिनिटी को लेके आऊं 0 वहां जाएगा तो 1/इंफिनिटी कितना लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। सो यार ये देखो ये वैल्यूज ना पता होनी चाहिए। पहला तो काम ये कि ये वैल्यूज दिमाग में अच्छे से बैठी होनी चाहिए, क्योंकि आज इनके ऊपर बहुत सारा काम है तुम लोगों को कराने वाला। आज पहले एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी आपको पता है, और शायद दो एक्सरसाइज एक सीरियस है। सो तो पहले ये तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें 11th क्लास का सारा याद आ गया पक्का? आगे बात करिए। चलो इसमें क्या नोट करना है? अब सुनो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। आप लोगों को देखो 10th क्लास से 11th क्लास तक ना आप लोगों को एक ही चीज सिखाई जा रही थी, वो आपसे यूं बोलते थे कि बताओ sin π/6 कितना होगा। मैं देखो अभी ना ग्राफिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा हूं पहली क्लास में, मैं कुछ ज्यादा फालतू कोई कांसेप्ट अभी पहली क्लास में नहीं समझाऊंगा। पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम आज सिर्फ क्वेश्चंस करना सीखेंगे और उसका मतलब जरूर बता दूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काम कैसे करती है। सो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि sin π/6 कितना होगा, तो बताना कितना आएगा? आधा आएगा 1/2 आएगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये तो सिंपल सी चीज है। sin 30 1/2 से क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो आपको कोई एंगल देता है, कोई रिजल्ट आपसे मांगता है। अब होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उल्टा सवाल करती है। वो क्या कहती है? वो आपको इस सामने वाली वैल्यूज देती है और आपसे बोलती है बताओ वो वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगी। हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दोबारा सुनो 11th और 10th और 11th तक आप लोगों से क्या बोलते थे? यहाँ पर एंगल देते थे, रिजल्ट मांगते थे। एंगल देते थे, रिजल्ट मांगते थे। अब ये उल्टा करेंगे, बेसिकली आपको रिजल्ट दे देंगे और क्या पूछेंगे? बोलो एंगल बताओ। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? जैसे कि क्या कर देंगे अब क्या आप लोगों के साथ यूं बोल देंगे कि किसी sin x की वैल्यू ना √3/2 आ रही। कितनी आ रही बोलो? √3/2। तो x कितना होगा? तो बड़ा सिंपल है यार, अगर sin x मेरा √3/2 है तो मेरा जो x होगा बेसिकली कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। लेकिन लिखते कैसे इस चीज को? उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपको बोल देंगे x बराबर में क्या, तो ये sin जो होता है ना ये इस तरफ जाके इनवर्स में लिखा जाता है। मतलब बोलते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये बनेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
वो आपको लिखने वाला है कि भैया √3/2 का साइन इनवर्स करो। साइन इनवर्स करने का मतलब कि साइन के कॉरस्पॉन्डिंगली बताओ कि ये वैल्यू किस एंगल पे आती है। साइन के कॉरस्पॉन्डिंगली बताओ ये वैल्यू, अगर मैं tan इनवर्स लिखूंगा तो बोलूंगा tan इनवर्स के tan के कॉरस्पॉन्डिंगली बताओ कि ये वैल्यू किस एंगल पर आती है। तो मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करें। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन उसके बाद समझ में आएगा। 10th क्लास तक 11th क्लास तक वैल्यू दी होती थी कि एंगल मिलता था, रिजल्ट पूछता था। अब रिजल्ट बना बनाया मिला हुआ है, एंगल पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। तो जब इनवर्स लगा हुआ आ गया ना, जब इनवर्स लगा हुआ आ गया तो समझ जाना अब एंगल नहीं दिया होगा। इनवर्स जब उल्टा करवाते तो क्या करता है, बोलो सामने वाला रिजल्ट मिला हुआ होता है, तुम्हें क्या पूछ रहा होता है, वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा होता है, इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे बच्चों, ध्यान समझो बच्चों कि मैं इसको बहुत तरीके से आपको बताता हूं। tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा बेसिकली। तो आप मान लो कि इसकी वैल्यू x है, क्या मान लो इसकी वैल्यू, फिर tan इनवर्स 1/√3। लेकिन आपको यही समझ जाना चाहिए कि जब वो बोलता है tan इनवर्स 1/√3 तो वो जानना चाहता है कि 1/√3 tan फंक्शन के अकॉर्डिंग किस एंगल पे आती है, ये वाली जानना चाहता है। वैसे आप बताइए वो इनवर्स है तो इधर आके बोलो क्या बनेगा, tan। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू बोलो क्या है, x, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये tan इनवर्स इधर आएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, tan x। तो tan x बराबर बोलो कितना आएगा, tan x बराबर बोलो कितना आएगा, 1/√3। और क्या बच्चों क्या मैं 1/√3 को tan π/6 लिख सकता हूँ? क्या मैं 1/√3 को tan π/6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, tan का होता है। और कंपेयर करो इसको, क्या करो, कंपेयर। तो tan x बराबर है tan π/6 तो x का वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। तो आप बोलेंगे सर कि जो x का वैल्यू tan इनवर्स 1/√3 है कितना आ गया, बोलो π/6। अब ये वाला अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या करना है इसके अंदर, इसकी वैल्यू को पहले x मानना है, फिर उसको उधर लाना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा दिखने लगेगा। अरे यार इनवर्स को उधर लिया तो कैसा दिखने लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री जैसा। और जब वो ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिखने लगेगा फिर तो आइडिया लग ही जाना है कि वो कितने एंगल पे ऐसा देता होगा ना। लेकिन आप लोगों को सिंपल स्ट्रेटजी अपनानी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा, जो सिंपल तरीका लगाना है वो बताऊंगा। ठीक है, करना क्या है तुम लोगों को, एक छोटी सी चीज बताऊंगा। आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स ऐसे आए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और मैंने यहाँ पर लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा, ऐसे कर लीजिए। थीटा का तुम चाहे इसको एक्स बोलो, है ना, कुछ इस तरीके से। तो बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक चला जाता है, आंसर कितना आया था, बोलो एक्स आया। कितना आया था, बोलो एक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आपने लिखा कि ये चीज ऐसी होगी कि ये दोनों हट जाएंगे। बस काटना मत यार, काटना बिल्कुल पाप है जाना, ठीक है। तो काटना नहीं है, बस आपको सीधा लिखना है ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो बच्चों कि तुमने इसकी वैल्यू को ना, इसकी पूरे की वैल्यू को तुमने y मान लिया। क्या मान लिया, बोलो y। लेट इट बी, तुमने पूरे की वैल्यू को y मान लिया। मैं दिखा देता हूं y की वैल्यू x आएगा, हो जाएगा, दिखा देते y की वैल्यू x आएगा। अब ये इनवर्स उधर जाके बोलो क्या होगा, ये इनवर्स उधर जाके बोलो क्या होगा। यार आपको एक छोटी सी बताऊं, जैसे मान लो ये x की पावर -1, वैसे बता रहा हूं, ये इसमें काम नहीं करता लेकिन ऐसे, लेकिन मान लो ये x की पावर -1। अब मैं कहूंगा x की पावर -1 वहां जाके क्या होगा, तो वहां जाके x बनेगा, क्योंकि किसी की पावर -1 नीचे आके बोलो क्या बनेगी, 1/x। और ये बोलो इधर बनेगी, बोलो जाके बोलो क्या x, इधर जाके बोलो क्या बनेगी x। तो जो उधर इनवर्स है वो यहाँ पर बोलो क्या बनेगा, x बनेगा। हालांकि लेकिन इस तरीके से काम नहीं करते, काम करने का तरीका कुछ और होता है। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये इनवर्स वहां आके बोलो क्या बनेगा, tan y। अब मुझे बताओ, सॉरी tan नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक y। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी हो सकता है, tan sin cos कुछ भी ना। तो वो इधर आके हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक x हो गया। अब दोनों कंपेयर करो, ट्रिग्नोमेट्रिक x ट्रिग्नोमेट्रिक y के बराबर कब होगा, जब x इसके बराबर होगा y के। इसका मतलब y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x निकल गया। y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया। तो तुम्हें अभी लगेगा बड़ा ऊटपटांग सा कि सर पता नहीं क्या बता रहे, लेकिन सुनते रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज करने में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उसको बस सुनते चलिएगा। सो पहली बात जो तुम्हें समझनी थी वो क्या थी कि पहली बात ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का रिवर्स काम यहाँ पर कराया जाएगा। जैसे पहले हमें एंगल देके वैल्यूज पूछ रहे थे, अब वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोलो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और वो कैसे लिखते हैं, बोलो इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो सचिन, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1/√3 और बाहर 10 लगा दे। यार एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर तो एंगल आना चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर तो क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। तो कभी भी 10 तो नहीं लगेगा। अगर वैल्यूज दी हुई है 1/√3, 1/√2, 1/2, तो वो यहाँ पर इनवर्स लगा के देंगे। क्या लगा के देंगे, बोलो। इसका मतलब ये होता है कि इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल क्या रहा होगा, इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो दो तरीके मैंने आपको सिखाया, मैं दोनों तरीके से क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। ये एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि तुमने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया, बोलो x। क्या मान लिया, अब x मान लिया तो बोलो क्या आएगा, 10। इधर आ जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3।
और 10x बराबर में 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ 10π/6। अब कंपैरिजन से x बराबर क्या आ जाएगा π/6। क्या आ जाएगा समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, एक बार दूसरा तरीका मैंने क्या बोला बोर्ड पे देखो कि इनवर्स और ट्रिगो अगर ऐसे दिया हुआ तो ये हट जाएगा और सीधा आंसर कितना आ जाएगा बोलो x। मैं इस मेथड से करके दिखाता हूं जल्दी आंसर आएगा। सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई। किसी ने बोला कि इसकी वैल्यू बताओ, किसी ने बोला इसकी वैल्यू बताओ 10 इनवर्स 1/√3 की। मैंने कुछ नहीं करा यार, जरा देखो भी ध्यान से। 10 मिनट बहुत क्रूशियल है इस चैप्टर के अभी। 10 मिनट आपको ढंग से सुनने हैं, रूल्स सुनने हैं, बातें सुननी है सारी सारी, चाहे कैसी सुनना आ रही हो। उसके बाद क्वेश्चंस करना, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। सो मैंने बोला 10 इनवर्स 1/√3। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, उस तरह का क्रिएट करने की कोशिश करनी। हर एक वैल्यू अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखी जा सकती होगी पक्का, है ना। जैसे 1/√3 तो मैं 1/√3 को क्या लिख पाऊंगा अपने आप ही, मैं लिख पाऊंगा इट विल बी 1030। इट विल बी तो 1030 मतलब 10π/6। और अब जरा बताओ ये उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इनवर्स से कट जाएगा, बोलो कितना आंसर आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना आ गया π/6, मतलब ये 1/√3 वैल्यू 10 अपने किस एंगल पे देता है बोलो π/6। और ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन सोचोगे तो पता लगेगा 10 इनवर्स इधर आएगा तो बनेगा 10π/6। तो 10π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। लेकिन करना मत वो काम, बस आपको ऐसे आंसर्स करने हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बात बताओ 10 इनवर्स 1/√3 है। अब डेफिनेटली जो वैल्यू अंदर दी होगी वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का रिजल्ट होगी। तो मैं 10 इनवर्स दिया तो 10 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि वो चीजें हट जाए से। तो मैंने 1/√3 को लिख दिया 10π/6। क्या लिख दिया 10π/6। अब 10 इनवर्स से 10 हट गया, आंसर कितना आ गया π/6। और ये कहने का चाह रहा है कि जब 1/√3 वैल्यू होती है 10 के फॉर्म में, सो कितने एंगल पे होती है बोलो π/6 पे होती है। कितने पे होती है π/। अब इसको ऐसे समझो, अब सारा कुछ भूल जाओ, यहां पे बोर्ड पे अगर क्वेश्चन ऐसे आए हैं sin π/3 बताओ, तो ये तो कौन सी है ट्रिग्नोमेट्री है यार। ये 10वीं क्लास के बच्चे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं अब ये चीज, तो पूछ नहीं है आप लोगों से। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2। समझे मेरी बात को, ऐसे बोलेगा sin इनवर्स 1/√2। तो जैसे ही इनवर्स लगाओ मिले आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी कि ये तो किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली मेरे से एंगल मांग रहा है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। नहीं आया बच्चों। सो मैंने क्या करना है, सब बच्चे देखो कैसे करेंगे, अभी करना मत शुरू करिए बच्चों, मेरे को सिखा लो पहले। तो sin इनवर्स 1/√2 के करस्पॉन्डिंग क्या बोलोगे sin इनवर्स, और 1/√2 कितने में आता है बोलो sin π/4 पे। अब बोलो इनवर्स से ये कट जाएगा, बोलो आंसर कितना आएगा कि 1/√2 वैल्यू π/4 पे आती है। खत्म कर, मुश्किल ही नहीं है। और सेंस समझ में आ रहा है, यस नहीं आ रही बात में। सेंस क्या है, अगर देखो तो सही सेंस क्या है। इसका सेंस बड़ा साफ ये है कि अगर इनवर्स बन जाएगा तो बनेगा sin π/4। sin π/4 का वैल्यू कितना आएगा 1/√2। सो हटा दो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अच्छा एक और बताओ, अच्छा मैं एक बात और साथ में ऐड करूंगा। ये बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। अब सुनिए भाई क्लास, देखो भाई, अब आप लोगों को लगेगा सर ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई। मेरी छोटी सी बात सुनो, तुम्हें अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से याद है ना तो तुम्हें एक बात पता लगेगी। जैसे अगर मान लो उसको बोलता प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज ही होती है। बोलेगा sin इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, है ना। तो यार क्या तुम्हें याद है कि sin ना 1/√2 ना सिर्फ एक जगह पे नहीं होता। सोच के बोला, sin जो है 1/√2 सिर्फ एक जगह पे नहीं होता, π/4 यानी 45 डिग्री पे होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्या आपको लगता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है? sin 1/√2 अपनी रिपीट करेगा एक बार सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी, है ना। नहीं आ रही बात समझ में। और मैं तो बता दूं sin 135 पे होगा, ऐसे बोल रहे हैं sin 135 भी कितना होता है 1/√2 ही होता है, और sin 45 भी कितना होता है 1/√2 ही होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एक ही एंगल पे थोड़ी ना वैल्यू सेम देते हैं, कई एंगल्स पे वैल्यू दे सकते हैं बच्चों। तो हम जो बोलते हैं कि सबसे छोटे क्वाड्रेंट पे उसने जो वैल्यू दिया वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है बोलो? प्रिंसिपल वैल्यू। समझने की कोशिश करें बच्चों, ये बोलते हैं ना राइट द प्रिंसिपल वैल्यू। सो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए मेरा 1045 डिग्री 1 होता है, तो आपको लगता होगा सिर्फ 1045 1 होता है। क्या तुम्हें 11th क्लास का याद है कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि बच्चों मुझे ना तुम 10 225 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो तुम लोग बता पाओगे कि मैंने तुम्हें तरीके सिखा रखे थे इसके लिए। 225 डिग्री के लिए तुम लोग क्या करते बोलो? तुम करते सर 180 जमा में 45। अरे नहीं यार, फिर तुम इसको यूं कर देते 10 पाई जमा में π/4। ये बहुत सिंपल ट्रिक थी यार, है ना। फिर तुम बोलते पाई का फंक्शन है तो 10 ही रहेगा। अरे नहीं आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, आंसर कितना आएगा 1। तो 1045 भी 1 होता है, 10 225 भी 1 ही होता है। लेकिन हमने बोला कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू मानेंगे 45। इसका मानेंगे बोलो
देखिए 45 के जरिए 225 बन सकता है अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो, या छोड़िए बस उस रिजल्ट पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझिए छोटे क्वाड्रेंट से जो वैल्यू आएगा उसको बोलो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे? क्लियर? सो ये प्रिंसिपल वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं बच्चा इस बात को मिस इंटरप्रेट ना कर ले कि वो वन वैल्यू मांग रहा है ना tan इनवर्स 1 की, तो कहीं उसको पता है कि 1 तो कई जगहों पे होगा, तो वही टर्म डाल देगा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट द, तो फिर नहीं हो सकता, फिर वो एक ही वैल्यू डालेगा पहले वाले क्वाड्रेंट की जो सबसे पहले वैल्यू आई। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया। सो गाइस अब मुझे बताओ आंसर कैसे करना है, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। फिर दोबारा से क्वेश्चन है आपके सामने, इट्स sec इनवर्स 2/√3। सब बच्चे sec इनवर्स, चलो भाई अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे, sec इनवर्स याद करेंगे 2/√3 sec कब देता है? अब sec का उल्टा cos होता है, cos के हिसाब से याद कर लो, दिमाग में आ जाएगा। cos √3/2 कब होता है? cos √3/2 कब होता है? 30 डिग्री, ना 30 डिग्री। अब 30 पे यानी π/6 पे, cos π/6 पे होता है √3/2, तो sec π/6 पे क्या होगा 2/√3। अरे याद हो सकता है ना इतना, तो मुझे बताओ 2/√3 sec कब देता है, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, sec से क्या कट जाएगा, बोलो आंसर कितना आएगा? अरे नहीं यार क्या मुश्किल है, तो मुश्किल है, करेंगे ट्राई, जल्दी से करके देखो। एक बार एक चेंज करके देना। डन? इजी है तो इसमें क्या फंसना ना, तो जल्दी जल्दी दादा आंसर क्या है पहले का। अच्छा लेकिन करके दिखाना है पेपर में, ऐसे नहीं कि तुमने बिल्कुल सीधा चला दी थी। बोलो क्या नहीं होगा इसको, साइन आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो π/6 और बोलो कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा ना, सबका आंसर π/6 आ जाएगा। इसका बोलो कितना आया, सबने cos 0 कब देता है, बोलो cos π/2 में, cos इनवर्स से cos जाएगा, आंसर π/2। किसी को दिक्कत है तो बताओ जी, दिक्कत है कुछ नहीं, डाउट है? अब cos इनवर्स 1 है, बताओ 1 कब होता है, 0, तो आंसर बोलो कितना आएगा, 0 है ना। तो ये 0 कहने का मतलब क्या है कि cos अपना 1 वैल्यू कब देता है, 0 पे देता है ना, तो 0 भी आ सकता है इसका आंसर। अरे नहीं है, सुनो अब बता, नहीं है ये समझे,
cos इनवर्स cosec इनवर्स 2 है तो बोलो क्या आएगा cosec इनवर्स, और मैं 2 को बोलो क्या लिखूंगा, 2 को मैं लिखूंगा cosec, ये कब देता बोलो पाई बाय 6 पे, तो बेसिकली कट जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। इज दिस फाइन? अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करा भाई बताओ जरा, tan इनवर्स, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 10 पाई बाय 2 पे ऐसा होता है, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा पाई बाय 2, है ना? यहां पर बोलो क्या होएगा, कब होता है इंफिनिटी पाई बाय 2 पे, सो बोलो क्या बोलेंगे sec, अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। अब उसके बाद बोलो cot, चलिए ये वाली बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत है तो मुझे बोलो जल्दी, है ना? अब मैं तुम्हें एक फाइनल बात पे लेके चलता हूँ, उसके बाद देखना। अब बच्चों बात ये रहेगी कि ये क्वेश्चन तो सर हो गया, मैं इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीधा क्या वैल्यू दी होगी, हमें एंगल बताना होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, ये उल्टा काम कर रहे हैं सीन नाम से, नॉट ट्रिग्नोमेट्री होगा। अब लेकिन एक ट्विस्ट आने वाला है, जब इनके बीच में एंगल्स नेगेटिव है, कैसे आएंगे बोलो नेगेटिव्स ना, अगर एंगल्स नेगेटिव्स आए तो आप लोग जानते हैं कि हमारा फिर वैल्यू, जैसे कि सोचो साइन अगर नेगेटिव में आ गया, साइन आ गया माइनस, साइन इनवर्स -1/2, तो -1/2 साइन कहां हो सकता है, बस समझ देखो भाई बोर्ड पे, इधर प्रगति बात नहीं करते, साइन इनवर्स अपनी वैल्यू 1/2 कब देता है, सो ये -1/2, सो मैं तो यहां तो देगा नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी, सेकंड में भी नहीं देगा, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट पॉजिटिव होता है, कहां देगा थर्ड में या फोर्थ में, तो अब एंगल थर्ड या फोर्थ से आना चाहिए, कहां से आना चाहिए बोलो है कि नहीं? सो अब हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा कि नेगेटिव में आए तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? और जगहों पे और तरीके से हो सकता है, मैं तुम्हें नेगेटिव की सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, उसी से करना, उसी से मार्क्स बहुत जल्दी मिलेंगे, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं, सिंपल सी चीज बता रहा हूं, वो याद रखो बस। अगर कभी भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, कभी भी बच्चों नेगेटिव में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रखी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव में, तो जो साइन का माइनस इनवर्स हो सकता है, इसका माइनस बाहर आ जाता है, इसका माइनस ऐसा हो जाता है। अब तो मुझे सोच के बताओ कि अगर माइनस बाहर आ गया, ये बन गया माइनस का साइन इनवर्स x, तो मुझे साइन इनवर्स x सॉल्व करना आता ही है ना, पॉजिटिव वाला तो मुझे सॉल्व करना, यहां पर देखो तो निशा, मुझे पॉजिटिव वाला सॉल्व करना आता है ना, बस माइनस साइन बाहर लेना, बस माइनस साइन क्या लेना बाहर। ऐसे ही बच्चों किसमें करेगा, ये cosec में करेगा, cosec में भी सेम करेगा, माइनस साइन कहां आ जाएगा बाहर, बताऊं इसका मतलब क्या है, चिंता मत करिए, क्वेश्चन कर रहा हूं तो जा समझ में आएगा। और इसके बाद बिल्कुल सेम पैटर्न ये लगाएगा बच्चों tan के ऊपर, tan इनवर्स भी बोलो क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x, कोई दिक्कत? अब सुनो, यही चीज जब करता है cot, cos, ऐसे लिख दो, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, ये तीनों का एक जैसा चलता है, इन तीनों का एक जैसा चलता है। सो अगर नेगेटिव में इन तीनों के साथ आए तो आपको हर बार क्या करना है, सुन लीजिए, स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देना है पाई माइनस में cos इनवर्स x, इसको लिख देना है पाई माइनस में sec इनवर्स x, इसको लिख देना है पाई माइनस में, सिंपल ट्रिक है, आपको बस पाई माइनस करके लिख देना, पॉजिटिव में लिख देना, कैसे लिख देना बोलो, और पॉजिटिव में भी सॉल्व करना आता है। अब आप लोगों से अगर क्वेश्चन कर ले तो बात समझ आएगी ना, तो क्वेश्चन टाइम, इसको मैं अगले पेज पे ले आता हूं, चिंता मत करो, सुनो पहले लो, इसको अगले पेज पे ले आते हैं, अभी नोट मत करो, पहले समझो, फिर आप क्वेश्चन ट्राई करो ना, आप नोट क्या करो जल्दी। अब क्वेश्चन तुम लोगों को आया, मुझे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। बच्चों बोर्ड पे देख लो, साइन इनवर्स -1/2, अब आ गया नेगेटिव में। अब आप लोग बताओ क्या करोगे, सब बच्चे बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में, तो आप लोग कहोगे कि सर अगर साइन के अंदर माइनस में है तो उसका माइनस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन आप करो सब बच्चे बिल्कुल बोर्ड पे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको खत्म होगी पहले से, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। किसी को कोई दिक्कत लगी मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, पहले फॉर्मूला तो मैंने बोला आज हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये चीजें बनी कैसे, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब आप लोग मुझे बताओ, अब माइनस का कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाहर है, वो तो बाहर है। अब तुम्हें इसको डील करना आता है कि नहीं आता, इसको डील करना सर मुझे आता है, कैसे सर 1/2 जो है मैं उसको लिख दूंगा sin π/6, बोला है कि नहीं, अब sin कट जाएगा, बेसिकली आंसर आ जाएगा माइनस का π/6, नो प्रॉब्लम है। बताइए माइनस π/6 कहां होता है, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाओ ना तुम लोग, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कहां पर होता है, तुम्हें पता हो ना, पॉजिटिव एंगल ऊपर चलते हैं, +30 डिग्री बोलूंगा तो ऊपर जाऊंगा और -30 बोलूंगा तो नीचे आऊंगा, तो फोर्थ में तो होगा ऐसा। और क्या तुम खुद मुझे सोच के बताओ, तुम थोड़ा सा याद करो ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की, अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ बच्चों sin -π/6 कितना होगा, एक बार सोच के बताओ, तो तुम याद है साइन का माइनस उधर भी बाहर आता था, और ये बनता था ऐसा करके
और फिर तुम लिखते 1/2 तो आंसर आता है -1/2 आता कि नहीं आता, बस यही चाहिए। अरे नहीं है ना, तो एक काम करते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया बच्चों किसका, cos का, अब सुन लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस का √3/2। अब बिल्कुल बोर्ड पे सबकी नजरें हो भाई, क्योंकि यहाँ गलती करते हैं बच्चे। अब जब ये आया तो आपको देखो भाई फॉर्मूले की तरफ जाओ, कुछ नहीं करना। देखो जब पॉजिटिव आया तो कुछ करना ही नहीं था, वैसे बहुत सिंपल सी चीज थी। जब नेगेटिव आया तो ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव आया तो cos क्या कहता है, अगर cos में नेगेटिव आया तो क्या करना है, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो माइनस हटा दें, लेकिन पाई माइनस कर, तो बोलो क्या बोलोगे इसको, पाई माइनस, बोलो क्या लिखोगे, पाई माइनस, और फिर लिख दोगे cos इनवर्स √3/2। अरे नहीं यार, नहीं यार, बनी ये वही वाली चीज। अब बताओ क्या तुम्हें cos इनवर्स √3/2 सॉल्व करना नहीं आता, बोलो √3/2 को मैं क्या लिखूंगा, इट इज cos की टर्म्स में बेसिकली होता है π/6 पे, तो आंसर बोलो कितना आ गया, पाई माइनस इधर जाएगा π/6 और ये इधर जाएगा 5/6। कितना आ गया, ये 5/6 तुम्हें पता है कितना एंगल है, मुझे बताइए 5/6 कितना एंगल है, 5/6 30, 5 गुना कर देंगे, बहुत अच्छी 150 डिग्री एंगल है। और क्या तुम्हें पता है कि 150 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 150 डिग्री, तो 90 से 180 150 डिग्री सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos अपनी नेगेटिव वैल्यू देता है, cos अपनी नेगेटिव वैल्यू, तो ये बेसिकली cos अगर आप 150 डिग्री कभी निकालोगे भी ना तो तुम्हें निकाल के देख लो, पर cos 150 निकाले, बोलो जरा cos 150 कितना आएगा, क्या लिखते थे बोलो, cos 180 - 30, यानी cos पाई माइनस में π/6। अरे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो याद नहीं आ रहा है, सब कुछ पढ़ा है ना, तो उधर कितना आएगा, cos के में cos का मतलब पाई के में पाई का फंक्शन ही आ जाएगा, लेकिन पाई माइनस समथिंग हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से माइनस का आएगा, तो ये आ गया ना माइनस का √3/2, तो सबसे छोटा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होगा जहां से cos अपनी नेगेटिव वैल्यू देगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया 5/6 आ गया। तो आपको ना इस बात पे सोचना ही नहीं कि प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हैं, आपको बस ध्यान देना मेरा मेन आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, आंसर सुनो मेरी बात को। अगर बच्चों नेगेटिव्स वैल्यू देखो, पहले मुझे डील करो, सब में पॉजिटिव आया इनवर्स में तो कोई दिक्कत है क्या, अगर नेगेटिव आया तो 3 का तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, और 3 में पाई माइनस करेंगे तब नेगेटिव हट जाएगा, बोलो है कि क्लियर हुआ। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ट्राई, आप एक काम कर लो, अपनी एक्सरसाइज निकाल लो, 2.1 निकालो सब बच्चे, और सिर्फ 13वें क्वेश्चन को छोड़ के खींच दो सारे, 12 मिनट है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से कर दो सारे, सिर्फ 13th क्वेश्चन को छोड़ के, 14th है इसमें 13 क्यों है, नहीं 14 ही इसमें 14 ही, तो 14 क्वेश्चन में से 13वां नहीं करना, बस 14 पूछना है, 14 भी हो जाएगा, करके देखो एक बार, अब करके देखो दोबारा, फटाफट से आंसर निकाल दो, पीछे से मैच कर लो जल्दी से। विवेश नहीं आया तुम्हें, नहीं आया तुम्हें, अरे तो आ जाना चाहिए, आसान सी चीज है। जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन गाइस। एक मैं आपको बात देता हूँ, ये कभी कभी अगर आपको जैसे कोई टीचर बोले कि भाई उस तरीके से करना है उस तरीके से करना है, सुन लो मेरी बात, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है, ठीक है, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, एंड 1 मार्क के क्वेश्चन में ना बच्चों आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो मार्क्स मिलता है, ध्यान ये मार्किंग स्कीम के अंदर होता है, 1 मार्क्स नहीं या तो पूरा 1 नंबर मिलता है या 0 मिलता है, एंड इफ यू आर डायरेक्टली राइट द आंसर ना तो भी नंबर मिलता है, हम तो डायरेक्टली लिख भी नहीं रहे, तो प्रोसेस से लिख रहे हैं ना,
पिछले पेमेंट प्रोसेस से करें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके, आपके जो स्कूल में किसी मेथड से करा रहे हो, ठीक है, इसके नंबर पूरे मिलते हैं। एक नंबर की क्वेश्चन को टेंशन नहीं लेनी इससे, 2 नंबर का 3 नंबर का प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो मिस्टेक क्या है ये पूछो, क्या मिस्टेक? वो पता है वो किससे करा रहे हैं निवेश, देख रहे हैं वो तरीका देखो, पहले एक्स माना, फिर तुम्हें वो उन्होंने क्या करा, दोनों तरफ 10 ले लिया, फिर वो उससे उड़ा दिया, लंबा तरीका है ये बात है। अरे कौन सा करूं? डोमेन वाला क्वेश्चन छोड़ देना बस अभी। हो गया? नहीं हो रहा ना? बच्चों एक बार अटेंडेंस दे देना। तुम लोगों के नाम ही बताते हैं बहुत लंबे समय तक। अटेंडेंस होती नहीं हमारी। आदित्य यादव, अनामिका, आयशा,